हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्पेक्ट्रम हिस्ट्री कर रहे हैं ना। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री कर रहे हैं, 1 मिनट guys, देखिए हिंदी में कर रहे हैं ना। और हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले थे, हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं स्रोत के रूप में समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो आपको पता है कि आपके घर में भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आते होंगे। आपको कोरोना पीरियड का अगर जानना है कि उस वक्त के समाज का क्या हालत था या क्या घटनाएं घट रही थी, तो आप सबसे बेहतरीन नहीं हुआ कि उस टाइम का आप न्यूज़पेपर मिल जाए आपको, तो आप समझ पाएंगे कि उस टाइम कितना व्यापकता फैली हुई थी, कितने लोगों के बीच घबराहट थी या क्या था। आप उस टाइम पीरियड को और अच्छे से समझ पाएंगे। आपको कोई भी टाइम पीरियड को समझना है तो वहाँ के समाचार पत्र को आप पढ़िए, तो उसको आप समझ जाइएगा। जैसे कि अगर आपके टाइम पीरियड को किसी को भविष्य में समझना है, तो वो आपके टाइम पीरियड का न्यूज़पेपर या मैगजीन को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आधुनिक भारत के रूप में न्यूज़पेपर्स का स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आजादी के बाद के भारत का निर्माण में भी हम इसका स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए कब टाइम पीरियड क्या है, देखिए 19 टू 20 सेंचुरी है ना, 19वीं से 20वीं शताब्दी के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जो अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में भी प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में प्रकाशित हुए थे। आज भी देखिए कई भाषाओं में आपको आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पंजाब में मिल जाएगा आपको, पंजाबी भाषा में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारा भाषाओं में, लोकल भाषा आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, उस सब डाटा हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु ये जानकारी देता है, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये आपको पता होगा, प्रमाणिक भी है, क्योंकि लेटेस्ट लोगों के बीच में जो चीजें आ रही है वही तो आप प्रमाण मानेंगे। ठीक है, पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं होती है, पर फिर भी आप उसको मानते हैं क्योंकि वही लोग पढ़ रहे हैं, वही उसको समझ रहे हैं। ठीक है, आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा कि नहीं, आप बताइए। और आप लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ये कमेंट करिए। ठीक है, आप लोग कौन सा न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर्स में क्या दिक्कत आ रही है तो मैं पढ़ाऊं आपको, इस पे मुझे कमेंट करिए। ठीक है, कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। ठीक है, 1780 के दशक से भी कुछ पूर्व प्रकाशित हुए हैं कुछ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, आइए देखते हैं उस टाइम पीरियड में समाचार पत्रों का निर्माण। आप समझ रहे दोस्त, भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास किसने किया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया। हुआ क्या कि उस टाइम पीरियड में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यवसाय कर रही थी, उसके कुछ कर्मचारी उनसे असंतुष्ट थे। ठीक है, हर जगह पे ये कुछ असंतुष्ट लोग होते हैं मौजूद। ठीक है, तो ये उनके भी अंदर कुछ लोग असंतुष्ट थे। उन्होंने क्या किया कि ये भारतीय लोग भी थे और अमेरिकी लोग भी थे, खास तौर पे अमेरिकी लोगों ने ही शुरू किया ये न्यूज़पेपर की प्रचलन, ताकि वे इनको दूर कर सके। जो निजी व्यापार में कुरीनीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। ठीक है, वो क्या करना चाहते थे, निजी व्यापार में कुरीनीतियों को हटाना चाहते थे। ठीक है, जो चल रही थी बुराइयां, उसको हटाना चाहते थे। उदाहरण के लिए आप समझिए कि 1976 में विलियम बोल्ट्स, आपको नाम पता ही है, मैंने ऊपर बताया था, विलियम बोल्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, विलियम बोल्ट्स कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर द्वारा निजी व्यापार का आश्रय देने पर कंपनी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, निजी व्यापार में आश्वासन देने पर क्या किया गया, कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपना समाचार पत्र प्रकाशित करने की इच्छा जताई। समझ रहे हैं कौन थे वो, विलियम बोल्ट्स, आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही वो चीजें मैप आपको किया। यहाँ पे देखिए, और मैप का किसने किया था ये आप लोग बताइए कि मैप का किसने किया, ये आपको कमेंट करना है कि मैप भारत में कौन लाने का प्रयास किया, आपने ऊपर पढ़ा था उसको बताइएगा। ठीक है, बोल्ट्स की योजना को कठोर राजकीय रुख का सामना करना पड़ा और साकार होने के पूर्व उसकी योजनाओं का अंत हो गया। हुआ क्या कि ये जो इच्छा जताई थी इन्होंने कि, है ना, अपना समाचार पत्र, लेकिन इसका क्या हो गया था, ये खत्म हो गया था। ठीक है, ये करने नहीं मिला था, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था ये। भारत में जेम्स ऑस्टक हिकी, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ फोकस करिए। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिकी जो थे वो 1780 है ना, 1780 में बंगाल गजट या द ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवाइट एडवर्ट एडवर्टाइजर, है ना, एडवर्टाइजर, आप समझ रहे हैं कि ये इन्होंने प्रकाशित किया नामक पहला प्रकाश किया। ठीक है, पत्र, समाचार पत्र। तो आपको पूछा जाए कि आप बताइए कि फर्स्ट समाचार पत्र किसका प्रकाशित करने में किसका संबंध है और कब हुआ, तो आप यहाँ पर ये चीजें लिख रहे हैं ना, ऑगस्टस हिकी ने किया, 1780 में किया। ठीक है, और पेपर का नाम क्या था, देखिए यहाँ पर बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, यही पूछा जाता है, बंगाल गजट, लेकिन इसका एक और नाम था, या क्या नाम है इसका, द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल
एडवर्टाइजर, है ना, ये नाम था इसका, ठीक है। ये बंगाल गजट आप याद रखिए। और ये कब है, इसका संबंध कब है, 1780 से। और ये पहला है ना, पहला प्रकाश किया गया था, ठीक है, समाचार पत्र, ये आप याद रखना। और जेम्स ऑगस्टस है ना, इसका संबंध है, इन्होंने ही किया था। आप आगे चलिए। हिकी द्वारा सरकारी अधिकारियों की खुलकर आलोचना के कारण 2 वर्षों के भीतर ही उसके प्रेस को बंद कर दिया गया। ये इन्होंने क्या किया हिकी ने, आपको ये ऑगस्टस हिकी है ना, इनका नाम है, देखिए ऑगस्टस हिकी। इन्होंने क्या किया था कि ये सरकारी जो भी अधिकारियों द्वारा जो गलत कार्य किए जा रहे हैं उसकी खुलकर आलोचना किया, और 2 वर्षों के भीतर क्या हो गया, इनका बंद हो गया। तत्पश्चात क्या हुआ, फ्रांसीसी, या नाम देखते चलिए यहाँ पर, ग्लैडविन फ्रांसिस ग्लैडविन द्वारा स्थापित क्या हुआ था, द कलकत्ता गजट। द कलकत्ता गजट ये अलग है, कलकत्ता गजट अलग था, द कलकत्ता गजट अलग है। और ये 1784 का है, ठीक है। विलियम डोने एवं थॉमस जॉन्स द्वारा शुरू किया गया बंगाल जर्नल, ठीक है। ये चीजें आप चलते रहिए, टाइम पीरियड आप लिखते चलिए साथ में। 1785 गार्डन तथा जॉन हे द्वारा, ठीक है। द प्रारंभ में क्या किया गया था, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, या कलकत्ता है ना, कलकत्ता या कलकत्ता, या फिर इसका नाम क्या है, एक मिनट गाइस, इसका नाम है कलकत्ता अम्यूजमेंट, है ना, अम्यूजमेंट। 1785 डेनियल स्टुअर्स एंड जोसेफ कूपर द्वारा स्थापित क्या है, द कलकत्ता क्रॉनिकल, है ना, 1786 में किया गया था। रिचर्ड जॉनसन के द्वारा क्या किया गया था प्रकाशित, मद्रास कुरियर। इतना ये सब आपको सब याद नहीं रखना है, प्रथम वाला आप याद रखिए, और जहाँ पे कुछ विशेष चीजें मैं बताऊंगा प्रथम वाला आप याद रखिए, और ये सबको दिमाग में आप सुनते चलिए। आपको टाइम पीरियड आपको समझ आ रहा है कि किस टाइम पीरियड में ये हो रहा है। विलियम एस बर्नर, है ना, एस बर्नर द्वारा शुरू किया गया बॉम्बे हेराल्ड, है ना, हेराल्ड 1789 का। 1791 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बॉम्बे गजट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, बॉम्बे गजट पूछा जाए कि बॉम्बे गजट का पूर्व नाम क्या था, या फिर नाम कब चेंज किया गया, ये आपको ध्यान रखना। 1791 1789 में बना था बॉम्बे हेराल्ड। हेराल्ड का संबंध बजट से, गजट से, बॉम्बे गजट इसी का नाम है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू थेकर द्वारा प्रकाशित ओरिएंटल मैगजीन एंड कलकत्ता रिव्यू 1823 में, जैसे कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर्स का शुरू हो गया, ठीक है, प्रचलन। लेकिन आपका टाइम पीरियड आप देखते चलिए कौन सा टाइम पीरियड का न्यूज़पेपर्स है। फर्स्ट वाला आप याद रखिए, प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, है ना, ये आप याद रखिए। प्रेस, इसे पूछा जाता है मेंस में, देखिए प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति जो 1856 तक जारी रही। कब तक जारी रही है, 1835 की नीति 56 तक, है ना, 1856 तक जारी रही। देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। इन्होंने समाचार पत्रों को प्रोत्साहित किया, आप समझ रहे हैं। देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं नीडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कब का टाइम पीरियड है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि प्रभावशाली समाचार पत्र और प्रसिद्ध एवं नीडर पत्रकारों, कुछ पत्रकार उभर कर आए, है ना, युवा पत्रकार, जिन्होंने एकदम नीडर तरीके से क्या किया, विरोध को सामने लाया, जो चीजें हैं उसको एज इट इज रखने का प्रयास किया। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, जी, है ना, समाचार पत्र थे क्या, न्यूज़पेपर्स का नाम है, देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू। आप देख रहे गाइस, आपका इसको जिसको आप पढ़ते हैं उसको आप क्या करिए, आपको याद रखिए जे सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इसको आप देखिए, द हिंदू आपने पढ़ते हैं, ये आज भी चले आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वदेशी मित्र बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी, हाँ, आपको केसरी ये न्यूज़पेपर पता होगा। महारट्टा सरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिकाएं, गोपाल गणेश अय्यर के नेतृत्व में कौन, सुधारक, एन एन सेन का इंडियन मिरर, और दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जेपी वर्मा का एडवोकेट पंजाब, है ना, एडवोकेट पंजाब, एडवोकेट, है ना, एडवोकेट। और पंजाब में क्या, ट्रिब्यून एवं अखबार ए आम, है ना, ट्रिब्यून एवं अखबार ए आम, 2 न्यूज़पेपर था। बॉम्बे में क्या था, इंदू प्रकाशन ये आया, है ना। और क्या आया बॉम्बे में, ध्यान प्रकाशन आया, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ध्यान प्रकाशन कल आया, एवं गुजराती आया, है ना,
बंगाली में सोम प्रकाश आया। बंगनिवासी एवं साधारणी आया है ना। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। आपको क्या करना है, आपको 2 फैक्ट यहाँ पर तैयार करना है। ये जो पॉइंट्स यहाँ से मैंने लिखवाना शुरू किया, ठीक है। तो ये चीज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए कि प्रेस एक्ट जो 1835 की नरम नीति है, ये कब तक चली, 1856। और इसने क्या किया, समाचार पत्रों के विकास में प्रोत्साहन किया, पहला ये चीज। और क्या है कि आप कुछ कुछ चीजें जैसे द हिंदू के ये आपको सुब्रमण्यम अय्यर जो है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या करना है यहाँ समझिए, ये चीजें हम जानिए कि 1885 में गठित हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का कब गठित हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये 1885 में। इसका लगभग 1/3 1/3 जो है सो क्या था, पत्रकार थे। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, ठीक है। और इन पत्रकारों की श्रृंखला में कौन कौन थे, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है, कि कौन कौन थे। जैसे कि यहाँ पे जो नाम दिया गया न्यूज़पेपर्स का नाम आप याद रखे ना रखे, जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए थे, मोतीलाल बनर्जी हैं, आपके जो लोग का नाम यहाँ पे नाम मिलता है, उसको आप क्या करिएगा, उसको आप लिखिएगा, ठीक है। कुछ समाचार पत्रों, यहाँ देखिए, कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। फॉरेन में भी हमारे कुछ न्यूज़पेपर हुए, जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में क्या किए, इंडियन सोशियोलॉजी लॉजिस्ट इंडियन है ना, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। तो आपको क्या करना है, लंदन से संबंधित कौन नाम है ये आपको याद रखना है, श्याम जी कृष्ण वर्मा है ना, ये जो है इन्होंने क्या किया, विदेश में हमारे न्यूज़पेपर्स को फैलाया, जैसे कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है ना, ये नाम था न्यूज़पेपर का। तो ये कुछ कुछ चीजें जानी। इसी प्रकार मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, वंदे मातरम। और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्निल से तलवार, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर गदर पत्र, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाशित किया गया। और यहाँ देखिए गाइस, वैंकूवर से तारकनाथ है ना, तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ है ना, हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। ये सब आप याद रखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आज भी कुछ चीजें चली आ रही। इस सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी आपको गतिविधियों को पर्याप्त प्रमाण और जानकारी प्रदान की। विदेशों में भारत की जानकारी प्रदान करने में किनका रोल था, इन न्यूज़पेपर्स का। ये हिंदुस्तान विदेश का न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ भी हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान एक आता है ना, उनका उसका भी देखिए। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करिए कि विदेशों में, यहाँ समझिए क्या करिए, विदेशों में हमारे जागरूक करने के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य को बताने के लिए न्यूज़पेपर्स का जो निर्माण करने में जिनका जिनका हाथ है, उन सब के नाम आप कुछ कुछ लिख लीजिए, ठीक है। आप जैसे कि श्यामा जी है ना, ये क्या, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इसको आप कृष्ण वर्मा इसको याद रखिए, मैडम भिकाजी कामा इसको याद रखिए, याद रखिए, इस सब का नाम याद रखिए, ठीक है, इस सब का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि विदेशों में, उस वक्त विदेशों के में भारतीय प्रभाव को बताना, भारत में क्या समस्याएं चल रही है दिखाने के लिए न्यूज़पेपर एक अहम भूमिका के रूप में उभरी थी, जिन्होंने वहां पर बताया था, ठीक है। समाचार पत्र जन्मजात का, देखिए समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं समाचार पत्र, यहाँ समझिए समाचार पत्रों का क्या रोल है। अगर पूछा जाए समाचार पत्रों का क्या रोल है, तो ये जनमत का निर्माण करते हैं, ठीक है, कि एक पूरे जन का क्या मत है ये सही हो रहा है घटनाएं या गलत हो रहा है, इस पर राय देने का एक मत प्रस्तुत कर सकता है। कब, जब समाचार पत्र आप तक पहुंचे तब। आपको अगर ऐसा, आप सोच के देखिए कि आपके घर तक न्यूज़पेपर अगर नहीं आए, न्यूज नहीं आए कोई सोर्स के माध्यम से, तो आप कैसे करेंगे। आजकल तो डिजिटल माध्यम भी आ गया है, उस सब को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आज भी दोस्तों, आज डिजिटल होने के बावजूद भी समाचार पत्र जो है जनमत का निर्माण करता है, और जो उसमें छपे हुए रहते हैं वो बहुत प्रभाव करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में, पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि दो न्यूज़पेपर को काट के दिखाया गया पेज, बताइए कि इन दोनों से आप क्या समझते हैं। तो दोनों में क्या है कि आपको देखिए, दोनों में न्यूज को अलग अलग दृष्टिकोण से बताया गया था। तो उचित है आप ऐसे सोर्स का इस्तेमाल करें जो न्यूजों को खुद से तोड़ मरोड़ कर अपनी दृष्टि ना प्रभाव करें। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीजों का प्रभाव आपको देखने
देखने को मिलेगा। आप अगर स्टूडेंट है तो भी, और अगर आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे जब बाद में, तब भी आपको न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। इससे आपको आपके देश के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपको क्या करना है, निष्पक्ष भाव से पढ़ना है न्यूज को, निष्पक्ष भाव से, उसमें अपना कुछ भी दृष्टिकोण नहीं उसमें शामिल किया हुआ न्यूज़पेपर को पढ़ना है, और खुद उस पर आप अपना दृष्टिकोण बनाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण का आकार प्रदान करती है। मान लीजिए कि अगर न्यूज़पेपर में कुछ गलत खबर छप गई है या भड़काऊ न्यूज छप गया है, तो आपका दृष्टिकोण उन्होंने निर्माण किया ना, इसीलिए क्या है कि उन सब चीजों से आपको सतर्क रहना है। और लेकिन न्यूज़पेपर्स का बहुत रोल होता है समाज में, क्रांतियों को लेके और बहुत चीजों को लेके। तो न्यूज़पेपर में जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, उनसे आप बात करिए तो आपको पता चलेगा कि कितने भूमिका निभाते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा। और उन घटनाओं, उन क्षेत्रों में जाके न्यूज को कवर करना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे एक फ्रेंड है, मित्र, उन्होंने ये काम करते हैं वे, तो बहुत ही जटिल जटिल परिस्थितियों का सामना करते हैं। दिल्ली के विभिन्न स्थानों में जहां पर क्रांति हो रही है, पंजाब के कुछ किसानों का जो क्रांति हुई थी, आप लोग पता है। पंजाब के इशू के बारे में आप लोग को क्या सरकार का जो निर्णय है वो सही है या नहीं, इस पर आप कमेंट करिए। ठीक है, आइए, आपको जागरूक स्टूडेंट बनना है। ठीक है, अभी हाल ही में कुत्तों को लेके हुआ था कि कुत्तों को क्या किया जाए, दिल्ली से पूरा हटा दिया जाए। इस पर आप अपना केस स्टडी है, क्या है केस स्टडी, आपको पढ़ाएंगे, इथिक्स में पढ़ेंगे हम लोग केस स्टडी। तो केस स्टडी में क्या है कि आपको बताना है, इन सब चीजों को कमेंट में करिए, कुछ चीजें लेटेस्ट घटनाओं पर जिक्र करिए, आप लोग छेड़िए, पूछिए कुछ चीजें की जो आपको समझ ना आए, ये सही है या नहीं गलत है, आप ये कमेंट करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। समाचार पत्र तो आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत हैं ही, मैंने आपको ऊपर बताया है ना, क्योंकि इससे बहुत चीजें पता चलती है ना। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक में इन अखबारों, अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं में, क्योंकि दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और देसी भाषाओं में, देसी लोग देसी भाषाओं में पढ़ लेंगे और कुछ लोग अंग्रेजी में भी पढ़ लेंगे जो पढ़े लिखे समाज है। तो इससे क्या होगा कि एक ने क्या किया था, भारतीय औपनिवेशिक काल में वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं का चित्रण किया। ठीक है, ये एकदम जीवन का सभी पहलुओं का चित्रण किया। आज भी न्यूज़पेपर्स बहुत अहम भूमिका निभाती है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी जी के नेतृत्व से स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं का सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण एवं शामिल किया है ना, विश्लेषित यहाँ समझिए। तो 1920 टाइम पीरियड का जो गांधी जी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता हो रहा था, राष्ट्रवादी संघर्ष, इसको कैसे न्यूज़पेपर्स ने शामिल किया, ये जानिए। गांधी जी के लोकप्रियता में भी न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप समझ रहे हैं इन चीजों को। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष रूप से नहीं देखा गया, आज भी समाचार पत्रों को निष्पक्ष रूप से नहीं देखा जाना चाहिए भी। ठीक है, क्योंकि कई न्यूज़पेपर्स जो है वो आपको गलत दृष्टिकोण से आप न्यूज पब्लिश करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, कुछ निष्पक्ष न्यूज़पेपर्स को चुनना है, उस पर आपको ध्यान देना है और आपको न्यूज़पेपर पढ़ के अपने दृष्टिकोण को समझना है। ठीक है, किंतु हमेशा से सभी न्यूज़पेपर को निष्पक्ष नहीं देखा जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। यही बताना चाह रहा है कि समाचार पत्रों को निष्पक्ष रूप से नहीं देखा गया है, इन्हें लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया है जिनके अपने राजनीतिक विचार और वैश्विक मत थे। मान लीजिए कि मैं एक राजनीतिक प्रभाव से हूँ, राजनीतिक विचारधारा को मानता हूँ, किसी पार्टी को मानता हूँ, अब मेरे को न्यूज़पेपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, उस राजनीतिक विचारधारा को शामिल करने का कोशिश करूंगा। मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से आप पर वो चीजें थोपूंगा कि वो राजनीतिक पार्टी इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, ये चीजें को शुरू से माना गया, निष्पक्ष नहीं माना गया। न्यूज़पेपर्स का रोल समझ गए। न्यूज़पेपर जो है आप समझ रहे हैं, इसमें डिटेल आपको समझ आया कि न्यूज़पेपर कैसे स्रोत बनते हैं इतिहास को लिखने का, खास तौर पे आपको आधुनिक भारत पर। ठीक है, आप समझ गए न्यूज़पेपर्स का। आप ये चीज जानिए कि कब से शुरुआत देखने को मिल जाता है, आप न्यूज़पेपर्स में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि 1976 है ना, 1976 है ना, ये आप डेट याद रखिए कुछ चीजें। और फिर आपको ये याद रखना है कि 1980 के दशक में भी, इससे पूर्व भी आपको कुछ न्यूज़पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ चीजें याद रखिए कि कब से न्यूज़पेपर्स का रोल है, क्या न्यूज़पेपर्स का रोल है। सृजनात्मक साहित्य, अब हम लोग समझेंगे सृजनात्मक साहित्य। ठीक है, न्यूज़पेपर्स के बारे में सृजनात्मक साहित्य। आइए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभाव से भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के विकसित अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्य रूपों में शामिल करेंगे। आप समझ रहे हैं कि जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत है, इसमें सृजनात्मक साहित्य जो है, इसका क्या है कि हम लोग पश्चिम के प्रभावधीन भारत को देखते हैं, पश्चिम से बहुत ज्यादा प्रभावित देखते हैं का 19वीं से 20वीं शताब्दी में। और क्या है कि अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों में ये चीज देखने को मिलता है। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद्य रूप में है। देसी भाषा में क्या है कि पूरे तरह से भाषाओं को साहित्य पूरी तरह से
पद्य रूप में है। गद्य और पद्य आपको पता होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो पद्य है, ठीक है। और यह साहित्य 18वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। कब ये गद्य वाले जो भारतीय भाषाओं में मिले हैं वो पद्य वाले मिले हैं। ये पद्य तरीके से, गद्य होता है डिस्क्रिप्टिव और पद्य क्या होता है आपको पोएम टाइप से जो लिखा रहता है। आप देखे हैं उस पद्य को आपने, कबीर के दोहे ये सब, तो ये क्या है पद्य के रूप में है, ठीक है। हमारे यहाँ का विद्या ऐसा ही था, पद्य के रूप में। बहुत छोटी पद्य क्या होता है कि छोटा होता है पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देता है। और गद्य क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, डिस्क्रिप्टिव, और आपको विचारों को समझना पड़ता है हर एक पैराग्राफ में। लेकिन इसमें क्या है, छोटी सी बातों में बहुत सारी बातें कह दिया जाता है। आप एक गद्य को एक बार पढ़ के समझ सकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो कविताएं हैं, जो पद्य है, उसको एक बार पढ़ के समझना अनिश्चित एकदम मुश्किल काम है। उसे क्या होगा, हर बार जितने बार आप उसको पढ़ेंगे उतने बार आपके मन में वो विकास होंगी। वो चीजों को अलग अलग तरीके से वो फूल के रूप में आपको दर्शाएगा कि वो कैसे कैसे खिल रहा है आपके मन में। समझ रहे हैं आप गाइस, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग आपको समझाता जाता है पद्य। आपने आप में से कौन कौन कविताएं पढ़ते हैं, और हिंदी ऑप्शनल किसका है, और कविताओं में पद्य क्या आपको प्रॉब्लम करता है कि नहीं, आप इस पर कमेंट करिए, ठीक है। तब मैं पद्य के विषय में जब लाऊंगा तो आपको समझाऊंगा सारे पद्य को। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया। क्या किया, 19वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में अंग्रेजी साहित्य का जो प्रभावाधीन था, उसमें भारतीय काव्य ने अपना पुनः हासिल कर लिया, ठीक है। यह छंद, गीतात्मक और चतुष्पद है ना, गीतों के रूप में, छंदों के रूप में और चतुष्पद के रूप में, जैसे नवीन रूपों के साथ किया गया और प्रयोग किया गया। ये तभी से आ रहा है कि छंदों के रूप में और गीता, तो ये चीज फेमस हो रहा है, समझ आधुनिक भारत के संदर्भ में। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का मूल्य है ना। आपको पता होगा कि हिंदी में आपको बहुत सारे पहले पुराने छंद थे, लेकिन वो बाद में अब आ रहे हैं हिंदी के रूप में, ठीक है। यहाँ देखिए, नवीन सृजनात्मक भावना का बहुमूल्य था, भावना बहुमूल्य था। जो नवीन नवीन भावनाएं आ रही थी वो बहुत मूल्य, जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। आप समझिए, काव्य के रूपों को वहां पर परिवर्तन हो रहा है। मंच के अभ्युदय के आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की गई है ना। मंच की स्थापना से शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंच दोनों के प्रभाव को नाटक के साहित्य के रूप में उत्तेजित उन्नति को आवेग, यहाँ देखिए, उन्नति को आवेग प्रदान किया। इस साहित्य विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों पर जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। आप एक बात समझिए कि साहित्य जो है, आप साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य क्या है, मनुष्य का दर्पण है, जीवन का दर्पण है, समाज का दर्पण है, जीवन का दर्पण है। आप समझ रहे हैं, उस समय के लोगों को समझने के लिए किसी भी साहित्य को आप पढ़िए कि उस टाइम पीरियड में, तो आपको बहुत चीजें समझ आएगी, अनेक अनेक सत्य आपको समझ आने लगेंगे। साहित्यों में रुचि जगाइए अगर आपका हिंदी ऑप्शनल है तो, नहीं तो कभी कभी साइट से भी आप कुछ कुछ चीजें पढ़िए, अनेक अनेक उस टाइम पीरियड के जो लेखक थे उसको आप पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि उस टाइम में क्या जो घटनाएं चल रही थी उस पर विचार कैसे प्रकट कर रहे थे। क्योंकि लेखक जो है ये नई नई चीजें हैं पढ़ रहे थे, और वो लोग जो पढ़ रहे हैं वो भारत के आम जन है, वो लोग राजनीति को नहीं समझते उतना, वो गद्यों और पद्यों में ही सब कुछ कहना जानते हैं। गांव के लोगों को देखिएगा, अगर कुछ राजनीतिक घटना, आज तो सब गांव के लोग जागरूक हो गए राजनीतिक घटनाओं में, अगर राजनीतिक घटनाएं घटती है तो वे काव्य के रूप में उसको प्रसंग को व्याख्या करते हैं कि ये काव्य इस रूप में अभी देश में चल रहा है। तो वो आज भी है और उस टाइम में भी था, इसकी महानता को आप कम नहीं कर सकते। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य, क्या है, रोमांटिक काव्य भी आने शुरू हो गए, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था, है ना, ये था। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि कई सारे ऐसे लेख लिखे गए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ये क्रांतिकारी को बहुत पसंद आया। कुछ ऐसे गीत जो क्रांतिकारी गाए गए करते थे, ये सब उसी वक्त उभर कर आए। इनमें से कुछ प्रमुख थे। उर्दू में कौन थे, मोहम्मद इकबाल क्या थे, रोमांटिक काव्य लिखते थे, ठीक है, भारतीय संबंध थे। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1876 से 1938। हिंदी में लिखते, ठीक है। हिंदी में कौन है, ये उर्दू में थे, ये क्या थे, उर्दू में, मोहम्मद इकबाल, ये समझ गए। हिंदी में समझिए, हिंदी में कौन थे, हिंदी में निराला। आप समझ, इनकी कवि आप पढ़ते हैं, इनकी गीत, इनकी कहानी, इनके सब चीज यहाँ देखिए, निराला हिंदी में पढ़ते हैं ना, हिंदी ऑप्शनल में निराला एक पॉइंट भी है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1897 से 61, है ना, यहाँ देखिए, 1897 से 1961। बंगाल में काजी जनरूल इस्लाम, है ना, इन्होंने 1899 टू 1976 में। और मराठी में केशवसूत आपको 1866 से 1905। मलयालम में जी शंकर कुरूप, है ना, इन्होंने 1901 से 1978 तक। प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी
कवि सुब्रमण्यम भारती, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि है, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। इनका टाइम पीरियड क्या 1882 से 1921, इस काल से भी संबंधित है। इन्होंने इन सब का क्या है, इस टाइम पीरियड से संबंधित है। इस टाइम पीरियड के आपको लिख लेना है कि आप क्या करिए कि 19वीं शताब्दी में जो चीजें हैं उनके सबको लिख लीजिए कि साहित्य में कौन कौन थे, ठीक है। खास तौर पे हिंदी में कौन था, निराला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था। क्या है, इंडो यूरोपियन संपर्क जो हुए हमारे भारत, इंडो यूरोपियन कला आपने पढ़ा है कि कैसे कला में बदलाव हुआ, उसी टाइप से साहित्य में भी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वो उन्हीं का रोल है, इंडो यूरोपियन संपर्क से, ठीक है। जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ, कब हुआ, 19th सेंचुरी के एकदम एंड पॉइंट में, उत्तरार्ध में, है ना। ये उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय 1838 से 94 प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। ये कहां से थे, बंगाल से संबंधित थे, वो वहां के उपन्यासकार थे। उन्होंने उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक थे, इनके उपन्यास कैसे थे, ऐतिहासिक स्तर पे थे। और ये आपको हिस्ट्री में रोल आ जाएगा ना, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इसका जो उपन्यास है वो हिस्टोरिकल थे, और वो क्या है आपको हिस्ट्री में काम आ जाएगा। इस इनमें से आनंद मठ कौन कौन थे प्रसिद्ध, आनंद मठ 1882 बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। आनंद मठ का संबंध किससे है, तो चट्टोपाध्याय से। क्यों इसका संबंध है, क्योंकि ये आपको ऐतिहासिक है, ठीक है, ये चीज आप समझिए। प्रसिद्ध हुआ विशेष रूप से इनके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत। अब बंकिम चंद्र चटर्जी का राष्ट्रीय गीत आपको पता है, वंदे मातरम, ये आपको पता होगा। ये हमारा क्या है, वंदे मातरम राष्ट्रगान है या गीत है, आपको यहाँ पे लिखना है कमेंट में, राष्ट्रगान है या गीत है, आपको लिखना है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, क्या आपको ये वंदे मातरम आता है कि नहीं, है ना। आप इस देश में रहते हैं और आपको वंदे मातरम आता है कि नहीं, आपको अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें प्राउड करिए और लिखिए कि मुझे वंदे मातरम आता है। वंदे मातरम पूरा लिख के कमेंट करिए। और दूसरा बात कि ये देश प्रेम की भावना वंदे मातरम अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको याद करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद करिए, ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। देश के राष्ट्रीय गीत को आपको गुनगुनाया करिए कभी कभार, सुबह शाम उठ के प्रार्थना आप करते हैं ना, तो वहां कभी कभी देश की भक्ति पे भी आप उसको करिए, इससे आप देश से जुड़ पाएंगे, ठीक है। आपको साहित्यिक रूप से भी जुड़ना है, सभी एंगल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देश प्रेम जगाने का भावना है, क्योंकि आप इस देश के लिए काम करेंगे ना, सिविल सर्विस बन के, सिविल सर्वेंट बन के। और अगर आप अभी से वो चीजें धारण करेंगे अपने अंदर, तब ना जाके आप आगे चल के वो सही से उसको देश को आगे बढ़ाने में काम कर पाएंगे। सही बात समझ रहे, आवाज जा रही है भाई फ्रेंड्स, देखते हो मैं, हाँ आवाज जा रही होगी। यहाँ देखिए, इच्छाराम सूर्यराम है ना देसाई, इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1553 से 1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्य इतिहास के बेहतरीन विद्वान, ठीक है, थे। इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे, मध्यकालीन है ना गुजरात साहित्य के इतिहास। उनका प्रथम उपन्यास क्या था, हिंदी और ब्रितनाइया, है ना, ब्रितनाइया, है ना, ब्रितनाइया, ब्रितानिया, ब्रितानिया, देखिए हिंदी आने ब्रितानिया, हिंदी आने ब्रितानिया, हिंदी मतलब ब्रितानिया, 1885, है ना। राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में एक थे, है ना। राजनीतिक अधिस्वर के बारे में देखिए आप, राजनीतिक जो चीजें हैं उसमें आपका ये एक शुरुआती उपन्यासों में से एक था। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि इसका संबंध राजनीतिक अधिस्वर से है, और ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका गुजराती साहित्य में जो थे बेहतरीन विद्वान थे उनसे संबंधित है। विद्वान का नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है। पीवाईक्यू करेंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे इन सबको यूज करें हम लोग, ठीक है। आइए, सूरज उपन्यास था, ठीक है, आप समझिए। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक साखाराम गणेश देउस्कर, साखाराम गणेश देउस्कर, ये क्या महान क्रांतिकारी और विचारक थे, ठीक है, और लेखक भी थे। देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए आपको 1904 में बंगाल में देशक कथा लिखी। बंगाल में क्या लिखा, देशक कथा। ये सब साहित्य से संबंधित है, क्योंकि वहां के आम जनता को आप कैसे प्रभावित करेंगे, वहां के आम जनता को साहित्यिक भाषाओं में आप राजनीति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब वो सब उस टाइम पीरियड में किया जा रहा था, क्योंकि उस समय आपको पता है कि देश की क्या हालत थी। यहाँ देखिए, गिरजा देवी और राम तीर्थ थम्माल, है ना, गिरजा देवी और राम तीर्थ थम्माल जो है क्रमशः मोहन रजनी 1931 और देखिए यहाँ 10 किलीन, है ना, दसी कलीन मोसाइवल, है ना, मोसावइल 1931 में उपन्यास लिखे। की उपन्यास सामाजिक अनुभव से
अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बना। ठीक है, तो ये सब उतना आपको डिटेल याद नहीं रखना है, कुछ चीजें आपको याद रखना है बस। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको याद रखना है, प्रेमचंद का टाइम पीरियड क्या 1880 से 1936, ये आपको पता होगा। आपको हिंदी ऑप्शनल में है कि नहीं प्रेमचंद, आप लोग कमेंट करिए। क्या इनकी कहानी आपको गोदान या इनमें से कौन सी कहानियां और कौन सी उपन्यास आपको सबसे प्रिय लगे और क्यों लगे, ये कारण आप कमेंट करके लिखिए। ठीक है, यहाँ ये देखिए प्रेमचंद, क्या आपने पढ़ी भी है कि नहीं ये लिखिए। ठीक है, एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार भी थे, ये उपन्यासकार भी थे, कई उपन्यासकार है इनका। ठीक है, आपका सेवा सदन है ना, आपका क्या कहता है गोदान है, और बहुत सारे इनको है ना छोटी छोटी कहानियां हैं, जैसे कफन है। उसके बाद आपको याद होगा कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, ईद ईद वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। ठीक है, यहाँ देखिए उर्दू उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार थे जिन्होंने कल्पित साहित्य संसार में भारत को एक अलग स्थान दिला दिया, कल्पित साहित्य संसार में, क्योंकि इनकी कहानियां बहुत ही ज्यादा व्यापक लोगों ने पढ़ा और बहुत ही चीजों को समझा कि उस वक्त इन्होंने आर्थिक गरीबी के से उत्पन्न समस्याओं को दिखाया, एक अलग ही समाज की उन चीजों को दर्शाया जो समाज में आज भी हमारे कहीं ना कहीं व्यापकता रूप में फैले हुए हैं, उन गरीबी को, उस स्थितियों को जो यहाँ पर इन्होंने समझाया है। तो इनको आप पढ़िए। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया है ना, सामाजिक परिवर्तन की, समाज को दिखाया कि समाज के वर्गों को समझाया कि अनेक अनेक वर्ग कैसे हैं, महिलाओं के बारे में इन्होंने लिखा, कैसे महिलाएं विवाह करके घर आती हैं और उसका क्या हश्र होता है, ये इनकी कहानियों में आपको मिलेगा। आपकी इन कहानी में कफन जैसे कहानियों में गरीबी के हालत और उनके विचार मिलेगा, उनकी मनोस्थिति मिलेगी, है ना। और गोदान में आपको व्यापकता रूप से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ग्रामीण परिदृश्य को समझने में आपको आसानी होगी। उन्होंने क्या किया था समाज परिवर्तन में, आपको किया था। यहाँ देखिए उन्होंने है ना, उनके उपन्यास भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ तथा गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। मैंने कहा ग्रामीण चिंतन और ग्रामीण समाज को देखना है तो आप क्या करिएगा, आप उसको पढ़िए, आपको बहुत ही आनंद आएगा और उन लोगों से जुड़ पाएंगे आप, जो कि असल में भारत का आज भी एक बहुत अटूट हिस्सा है, जो कि आपको सांस्कृतिक रूप से बांध के रखती है। ठीक है, उनकी उल्लेखनीय कृतियों में रंगभूमि, मैंने कहा रंगभूमि है कब, रंगभूमि 1924, गोदान कब 1936। टाइम पीरियड आपको याद रखना है इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, कि उस टाइम पीरियड का आपको जानना है तो आप साहित्य गोदान पढ़िए। जैसे यूपीएससी में पूछा जाए 1936 से संबंधित, इस दरमियान 1919 से 36 के दरमियान प्रेमचंद के टाइम में, तो आप लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जो है साहित्य के रूप में एक उभरता हुआ ये थे, और इन्होंने आपको सामाजिक कल्याण के लिए बहुत सारी चीज लिखे, सामाजिक परिवर्तन किए। तो रंगभूमि कब है 1924, गोदान कब है 1936, सेवा सदन 1919, यहाँ ध्यान दीजिए 1919, और प्रेमाश्रम कब है 1924। जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन देख रहे हैं, फूस की रात, कफन में आपको मिलेगा कि कैसे गरीबों की क्या मनोदशा होती है, कुछ पैसे के लिए कितने लोग कैसे क्या क्या करते हैं, आपको उसमें समझ आएगा, बहुत सारी चीजें समझ आएगी। फूस की रात में आप समझ आएगा ग्राम में आपको कपड़े की कमी के कारण है ना, खेत में कैसे एक रात बिताना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ेगा। शतरंज के खिलाड़ी आप पढ़ेंगे, इसमें आप बहुत सारी चीजों को जान पाएंगे, इत्यादि लघु कहानियां शामिल है, छोटे छोटे कहानियां हैं, आप इसको पढ़िए। सेवा सदन करके आपको, सेवा सदन, इसके कुछ भाग हैं, आपको उसको खरीदना है, कुछ भाग, उसमें सारे प्रेमचंद की कहानी आपको मिल जाएगी। शायद 4 भाग है क्या, देखिएगा आप उसको। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की औपनिवेशिक औपन्यासिक परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु, कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, इसको आप पढ़िए, इसको भी सिलेबस में है कि नहीं आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शनल वाले, हिंदी ऑप्शनल वाले। फणीश्वर नाथ रेणु भी 1921 से आपका 1973 के हिंदी उपन्यास मैला आंचल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैला आंचल आपको पढ़ना है। मैला आंचल बहुत ही बेहतरीन स्त्रियों का मनोदशा, ग्रामीण आपको पृष्ठभूमि समझाता है, राजनीति समझाता है, मैला आंचल पढ़िए। ने आगे बढ़ाया है ना, इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय है कि नहीं सिलेबस में, देखिए बंदोपाध्याय है ना, विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954 द्वारा रचित पौंथेर पांचाली 1929 ये है। उसके बाद ओडिया में मोहती का प्रजा, मोहती क्या लिखी, प्रजा, गुजराती में क्या, पन्नालाल पटेल का मेकलजीत, मराठी भलाचंद्र नामडे का कौशल प्रमुख उपन्यास थे। ये अनेक अनेक भाषाओं में, अनेक अनेक राज्यों में लिखे जा रहे थे, ताकि वहां के राजनीतिक और ग्रामीण और सामाजिक दृष्टिकोण को वहां पर सामने रखा जाए। वे लोग जिन भाषाओं में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जो राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पा रहे, वो क्या करें, साहित्यों से जुड़े। ठीक है,
मुल्क राज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल है ना, अनटचेबल आप समझ रहे हैं, छुआछूतों को ये है ना 1935 तथा अनटचेबल एक लिखा था। और उन्होंने कथापुर कथापुर 1938 में सामाजिक एवं राजनीतिक कोताहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेड्स 1935 भारत के अद्भुत लघु को प्रस्तुत करती है, अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है कि भारत का अद्भुत लघु रूप को आपको उसको पढ़ना है, समझना अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। लघु कहानी देखिए, लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। तो आप क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं, ये क्या है, इनका भी कहानी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है कि लघु कहानियों के लेखक के क्षेत्र में ये उभर कर आए सामने, ठीक है गाइस। एक मिनट, आवाज आ रही, वॉइस क्लियर आ रही। उनकी कहानियां जिसमें पोस्ट मास्टर आपको पढ़ना है, पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट मास्टर 1891, काबुली वाला, ठीक है, कैसे एक बिटिया की विवाह कराता है, काबुली वाला कैसा एक संदर्भ दिखाता है, जेल की घटनाएं क्या होती है, समाज का, जेल का, ये सब आपको वहां मिलेगा, ठीक है। काबुली वाला पढ़िए इत्यादि शामिल है। ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आई है। ग्रामीण प्रभाव, जैसे कि ग्राम का जो ये चीज है कि कैसे आप रिश्ता जोड़ के रखते हैं सभी से, और बिना नाता होते हुए भी आप उनके लिए क्या क्या कर देते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। और कैसा आपस में भाईचारा होता है, ये करिए। शहर के लोगों में भी होता है पर बहुत कम देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग। आपको क्या करना है, आपको एक ये विकसित करना, वापस से इन चीजों को जागरूकता में रखना है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इन चीजों को जानते हैं, इनकी महानता को समझते हैं। यहाँ देखिए, प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया, उनके व्यवहारों का और समाज के लोगों का क्या ओरिजिनलिटी है, क्या वो है, उसको वो वास्तविकता जो है उसको वो प्रकट कर रहा है, ठीक है। ऐसे कई अन्य लघु कहानियां लेखक हुए है ना, कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। इन कहानियों में वे उस वक्त के समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते गए, ठीक है। आप समझ रहे हैं। मौखिक प्रमाण है ना फ्रेंड्स, मौखिक प्रमाण को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, एक ये देखने में आपको सुझाव, लेकिन हाँ आपको प्लेलिस्ट सब मिल जाएगा, आप जाइए उस प्लेलिस्ट में, आपको एकदम लाइन से आपको मिल जाएगा, विथ प्रैक्टिस मिलेगा आपको। तो आप क्या करिए कि उन चीजों को समझते चलिए, ठीक है। चीजों को आपको कोई भी समझते आप कमेंट करिए। मौखिक प्रमाण से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।